आज हम अध्ययन करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे जलवायु यानी कि क्लाइमेट्स इन नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जलवायु के बारे में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार अधिक होने के कारण यहाँ पर जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। यहाँ की जलवायु सिर्फ और सिर्फ इसके अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार से ही नहीं, बल्कि यहाँ पर पाई जाने वाली जो फिजिकल फीचर्स हैं या जो फिजियोग्राफी हम कह लें जो हैं, जिसको आप हिंदी में कहते हैं उच्चावच, उनकी भिन्नता के कारण यहाँ की भूमि पर कहीं कहीं पर आपको क्या मिलेगा, ठंडा, कहीं गर्म, कहाँ पर कैसे क्या चीज़ें होंगी, उसी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। अगर इस महाद्वीप की हम बात करें तो इसके बिल्कुल उत्तर में, नॉर्थ में आपको मिलेगा पोलर क्लाइमेट, एकदम ठंडा शीत जलवायु आपको मिलेगी। और इसी के दक्षिण में, साउथ में सबसे नीचे यानी मैक्सिको के आसपास वहाँ का जो रीजन है, वहाँ पर आपको उष्णकटिबंधीय जलवायु यानी कि आपको मिलेगा ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और अगर इसके मध्यवर्ती भूमियों की बात करें, इनर पोर्शन की बात करें, तो वहाँ पर जो लो लैंड्स हैं, ठीक है, जिसमें प्लेन एरिया है, ग्रेट प्लेन रीजन्स है, और आपका जो है कि प्लेटुअस रीजन है, वहाँ पर भी क्या होता है, ठंडी और गर्म दोनों पवनों का, दोनों विंड्स का, हॉट एंड कोल्ड दोनों विंड्स का प्रभाव पड़ता है। अगर इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भाग को छोड़ दें, उत्तरी भाग को जो बिल्कुल एकदम पोल के पास में है, अगर उसको छोड़ दें तो बाकी हिस्से में जो है कि गर्मियों में क्या होता है, वो गर्म रहता है। उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र तथा उच्च भूमियों का तापमान कम रहता है। ठंडी धाराओं के प्रभाव से अटलांटिक और प्रशांत महासागर के तट महाद्वीप के आंतरिक भागों की तुलना में कम गर्म होते हैं। किंतु अगर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, यानी कि अगर हम बोलें कि ट्रॉपिकल रीजन्स की बात करें, तो वहाँ पर प्रवाहित विंड्स यानी पवनों के द्वारा संलग्न क्षेत्रों यानी उसके आसपास के एरियाज़ में गर्मी का प्रकोप होता है। इस महाद्वीप के तापमान व वर्षा यानी कि क्या, टेम्परेचर एंड रेनफॉल, दोनों को महासागरीय धाराएं, ओशनिक करंट भी अफेक्ट कर डालती हैं, उन पर उनको प्रभावित करती हैं। अगर हम बात करें उत्तरी कनाडा की, तो यहाँ पर विंटर सीजन बहुत ही कोल्ड होता है, बहुत ही ठंडा होता है। यहाँ का टेम्परेचर लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ये टेम्परेचर कहाँ पर होता है, ये टेम्परेचर होता है कनाडा और यूएसए की बाउंड्री का। नॉर्दर्न कनाडा तो बहुत ही ठंडा होता है, ये कनाडा और यूएसए की बाउंड्री पर जो बीच में जो 49th पैरेलल है, वहाँ का टेम्परेचर विंटर सीजन में कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर नीचे आप जाओगे तो मैक्सिको जो कि साउथ में ट्रॉपिकल रीजन्स के पास में पड़ता है, उसका टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इन विंटर्स द पोलर कॉन्टिनेंटल एयर मास इज प्रोमिनेंट। वाटर्स ऑफ नॉर्दर्न कनाडा और कवर्ड विद आइस। उत्तरी कनाडा का जो पानी है वो पूरा का पूरा, हमने आपको क्या बताया, दिसंबर जनवरी के महीने में पूरा क्या होता है, एकदम बर्फ से ढक जाता है। देखिए, ये रहा आपका नॉर्थ अमेरिका। अगर आप देखो उत्तरी अमेरिका को, तो हमने आपको बताया था कि ये जो रीजन है, इस जोन में आपका कौन सी विंड चलती है, ट्रेड विंड चलती है। यहाँ से यहाँ के बीच में आपकी क्या चलती है, वेस्टर्लीज चलती है, पछुआ पवनें चलती हैं। और इसमें क्या चलती है आपकी, ट्रेड विंड, ठीक है, यानी कि सन्मार्गी पवनें या फिर व्यापारिक पवन जिसको आप कहते हैं। और इसके इधर आपकी क्या चलती है, पोलर विंड्स चलती है आपकी। अब ये आप देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका का जो ये पश्चिमी तट है, ये जो वेस्टर्न कोस्ट है, ये पछुआ पवनों के प्रभाव में यानी कि वेस्टर्लीज के प्रभाव में, जबकि पूर्वी तट, इसका जो ईस्टर्न कोस्ट अगर हम इसकी बात करें, तो ये जो पूर्वी तट है, ये सन्मार्गी पवनों के प्रभाव में, सन्मार्गी मतलब ट्रेड विंड्स, इनके प्रभाव से प्रभावित रहता है। तो ये प्रशांत पैसिफिक ओशन का, जो ये उत्तरी प्रशांत का ये जो रीजन है, यहाँ पर पछुआ पवनों के प्रभाव में पूरे वर्ष में, ये जो वेस्टर्न कोस्ट है, ये वेस्टर्लीज के इफेक्ट में क्या होता है, पूरे वर्ष भर यहाँ पर बारिश होती है। सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्लीज ही नहीं, यहाँ पर जो जापान करंट यानी जापानी जलधारा है, जिसको आप कुरोशियो या जापानी करंट कहते हैं, वो गर्म जलधारा है। उसके आने की वजह से क्या होता है कि नॉर्थ पैसिफिक और ये वाला रीजन क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इस लैंड एरिया की तुलना में ये वाला हिस्सा क्या होता है, गर्म हो जाता है। अब जैसे जैसे ये गर्म होगा तो ये क्या होगा, गर्म होने के बाद ये ऊपर उठेंगी, ऊपर उठेंगी तो फिर यहाँ पर क्या है, मॉइस्चर के साथ में ऊपर जाएंगी, ठंडी होंगी, और ये वेस्टर्न कोस्ट पर क्या करेंगी, बारिश कर देंगी। तो यही वजह है कि यहाँ कैलिफोर्निया में ठंडियों में बारिश होती है। वैसे तो वेस्टर्न कोस्ट पे लगभग पूरे वर्ष भर बारिश होती है, लेकिन आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि ठंड में बारिश क्यों होती है कैलिफोर्निया में, तो उसका ये कारण है। अब उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई। तो इन्हीं के प्रभाव से ये 40 डिग्री
नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ के बीच में अच्छी खासी बारिश हो जाती है यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं समर सीज़न की, तो समर सीज़न जो है कि यहाँ के सेंट्रल अमेरिका एंड यहाँ पर मैक्सिको की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन कंपेयर टू नॉर्थ कनाडा, उत्तरी कनाडा की तुलना में समर सीज़न यहाँ पर ज़्यादा लंबा होता है। एवरेज समर टेम्परेचर अगर हम बात करें कनाडा की, तो कनाडा में अगर हम बात करें मिडिल कनाडा में, तो एवरेज समर टेम्परेचर जो पाया जाता है वो होता है 10 डिग्री सेल्सियस। और अगर यहीं पर यूएसए और कनाडा की बाउंड्री पर जब हम पहुंचते हैं तो वहाँ का जो एवरेज समर टेम्परेचर है ये होता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर हम मिडिल यूएसए की बात करें तो ये होता है लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर यही हम बात करते हैं किसकी, मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका की, तो एवरेज समर टेम्परेचर ये हो जाता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसी से आपको एक टेम्परेचर वेरिएशन आपको समझ में आ जा रहा है कि सेंट्रल कनाडा में 10 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक में 30 डिग्री सेल्सियस है। तो इनके बीच में ये आपको डिफरेंसेस आपको मिलेंगे। जो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये यहाँ कैरेबियन सी से, कहाँ से आता है, कैरेबियन सी, और ये मैक्सिकन गल्फ से यहाँ पर आता है और ये बहुत ही डिजास्ट्रस होता है। ठीक है, बहुत सारी बारिश, हेल, थंडर, लाइटनिंग, स्टॉर्म, ये सब इसी जो आपका ये टॉर्नेडो यहाँ से आता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन टॉर्नेडो जो है इस कैरेबियन सी और मैक्सिकन गल्फ से आता है, उसकी वजह से होता है। उच्च भूमि यानी कि हाईलैंड्स यानी माउंटेनियस रीजन, और उसके साथ ही साथ क्या, वेस्टर्न आइलैंड ग्रुप्स यानी पश्चिमी द्वीप समूह, और मध्य अमेरिका में उत्तर पूर्वी सन्मार्गी पवनों से वह भारी वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी सन्मार्गी मतलब नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स। लेकिन इसके बाद भी जो यूएसए का साउथ वेस्टर्न रीजन है ये सूखाग्रस्त है। यहाँ पर एरिजोना उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है यानी कि ट्रॉपिकल डेजर्ट है। यहाँ वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर से भी कम रहती है। कौन सा मरुस्थल यहाँ पर पाया जाता है, तो उसको कहते हैं मोजेब मरुस्थल। क्या कहते हैं, मोजेब, मोजेब मरुस्थल यहाँ पर पाया जाता है। कहाँ पर, ये एरिजोना, अभी मैं दिखाऊंगा आपको मैप पे लार्ज करके, और यहीं मैक्सिको में यही लोअर पोर्शन में पाया जाता है सोनोरन मरुस्थल, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस महाद्वीप पर जब आप दक्षिण से उत्तर की तरफ जाओगे तो तापमान में कमी मिलेगी, टेम्परेचर कम होता जाएगा। इधर अगर एवरेज समर टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो यहाँ जाते जाते कितना हो जाता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऊपर जाओगे तो और कम हो जाएगा। तो ये क्लाइमेटिक कंडीशंस में विभिन्नताओं के कारण, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशंस इन क्लाइमेटिक कंडीशंस, नॉर्थ अमेरिका कैन बी डिवाइडेड इनटू द सेवरल क्लाइमेटिक रीजन्स। वो कौन कौन से हैं, वो रीजन्स, वो क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो आप ये देख लो। यहाँ पर पोलर क्लाइमेट्स, वेस्ट यूरोपियन क्लाइमेट, टैगा क्लाइमेटिक रीजन, स्टेपी टाइप क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, डेजर्ट क्लाइमेट, मानसून क्लाइमेट, चाइना टाइप क्लाइमेट एंड लॉरेंशियन टाइप क्लाइमेट। ये इतने तरीके से हम इसको डिवाइड करके स्टडी कर सकते हैं। कौन सा क्या होता है, कहाँ पर क्या खासियत है, क्या चीज़ें हैं, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। कुछ तो हमने आपके साथ डिस्कस ही किया हुआ है कि मेडिटेरेनियन क्या है, डेजर्ट क्लाइमेट क्या है, ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है। चलिए बाकी भी डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं पोलर क्लाइमेट्स की। तो देखिए, पोलर रीजन में जो क्लाइमेटिक कंडीशन होगी उसी को हम क्या कहते हैं, पोलर क्लाइमेट्स। पोलर क्लाइमेट्स का मतलब क्या हो गया कि ये किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, तो 66 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के नॉर्थ में, यानी 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में ये पोलर क्लाइमेटिक रीजन पाया जाता है। कहाँ पर, नॉर्थ अमेरिका में। दिस इज एन आइस केप रीजन। आइस केप रीजन का मतलब क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा बर्फ से ढका रहता है ये क्षेत्र। एक्सपीरियंसिंग स्नोफॉल होल ईयर अप्रॉक्सीमेटली, पूरे साल यहाँ पर क्या होती है, बर्फबारी होती है। इस क्षेत्र में एक कोल्ड लोकल विंड चलती है जिसको कहते हैं ब्लिजार्ड। क्या कहते हैं इसको, ब्लिजार्ड। ये है, ये कहाँ चलती है, ये पोलर क्लाइमेटिक रीजन में, यानी 66 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के उत्तर में, 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में जो ये लोकल विंड चलती है उसको कहते हैं ब्लिजार्ड। और इस क्षेत्र में एक ट्राइब पाई जाती है, एक जनजाति पाई जाती है जिसको कहते हैं एस्किमो। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं एस्किमो। ये पाई जाती है इस क्षेत्र में जनजाति। ठीक है, हिंदी में आप इसको ऐसे लिखते हो, एस्किमो। ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, एस्किमो का मतलब क्या होता है, तो एस्किमो का मतलब होता है कि कच्चा मांस खाने वाला। ये लोग रहते किस क्षेत्र में हैं, तो अगर इनके क्षेत्र की बात करें तो ये है वो रीजन। ठीक है, ये है जहां पर ये पोलर क्लाइमेट पाए जाते हैं। ठीक, ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है ये है 10 डिग्री आइसोटोप, 10 डिग्री आइसोथर्म।
10 डिग्री आइसोथर्म का मतलब क्या हो गया कि इस पूरे लाइन पर, इन सभी जगहों पर क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, 10 डिग्री सेल्सियस होगा। आइसोथर्म का मतलब सेम टेम्परेचर। ये लोग जहाँ पे रहते हैं, एस्किमो क्या करते हैं कि ये ठंडी के मौसम में अपना घर इस तरीके से बर्फ़ से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? बर्फ़ के टुकड़ों से बनाते हैं। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इग्लू, IGLOO, या हिंदी में अगर आप लिखो तो इसको ऐसे लिखते हो इग्लू, ये ग है, इग्लू कहते हैं। इग्लू की बनावट अगर आप देख रहे हो तो ये अर्ध गुंबदाकार होता है और आगे एक सुरंग जैसा रास्ता, ये देख रहे हो, आगे ये सुरंग वाला पोर्शन है, ऊपर क्या है, ये अर्ध गुंबदाकार है। अब इसमें इन प्रवेश करने के लिए जो सुरंग जैसा रास्ता बनाया हुआ है, तो एस्किमो लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें झुक करके या इसमें लेट करके रेंगते हुए इसमें अंदर जाते हैं। अंदर ये स्पेस होता है जहाँ पर ये लोग बैठे होते हैं। सांस लेने के लिए इसमें एक छिद्र, एक कहीं पर एक होल बना रखते हैं जहाँ से हवा आती जाती रहती है। ये घर बर्फ से बना होने के बावजूद अंदर क्या रहता है, गर्म रहता है। गर्म क्यों रहता है? क्योंकि ये एयर जो है कि हवा अंदर से बाहर, बाहर से अंदर नहीं जा पाती, तो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। फिर भी कभी कभी अगर जब ज़्यादा ठंड होती है तो अंदर गर्मी बनाए रखने के लिए ये लोग अंदर आग भी जलाते हैं। आप देख रहे हो, अंगीठी भी इन्होंने बना रखी है। तो बात ये आती है, क्या ये एस्किमो पूरे साल यहीं पर रहते हैं? नहीं, ये सिर्फ ठंडियों में यहाँ पर रहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में, गर्मियों में ये अपने घर तट के किनारे, कोस्टल एरियाज में स्थापित करते हैं। और गर्मियों में ये जो अपना घर बनाते हैं वो केरिबो तथा ध्रुवीय भालू, केरिबो तथा ध्रुवीय भालू की खाल से बनाते हैं। चमड़े से बने इन घरों को ट्यूपिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ट्यूपिक कहते हैं। तो मतलब एस्किमो जो ठंडी में अपना घर बर्फ से बनाते हैं उसको इग्लू कहते हैं, और गर्मियों में जो ये कैरिबो या ध्रुवीय भालू की खाल से जो अपना घर कोस्टल एरियाज में बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? ट्यूपिक कहते हैं। और एस्किमो का मतलब होता है मांस खाने वाला। ये लोग एक बिना पहिए की गाड़ी यूज़ करते हैं। ये आप देख रहे हो, इस तरीके से बना रखा है, इसके ऊपर सारा सामान रखा हुआ है, इसमें कोई पहिया नहीं, कोई व्हील नहीं है। इसको कहते हैं स्लेज। स्लेज का मतलब होता है बिना पहिए की गाड़ी, SLEDGE। स्लेज का मतलब क्या होता है? बिना पहिए की गाड़ी। ये अलग अलग क्षेत्र में, बर्फीले एरियाज़ में अलग अलग जानवरों के द्वारा ये गाड़ी खींची जाती है। कहीं पर कुत्तों के द्वारा खींची जाती है, कहीं पर कुछ होता है, ठीक है। आप मूवीज़ में देखे हैं, हैरी पॉटर में बाकी, और उसमें देखते हैं कि भाई बहुत सारे कुत्ते उसको खींचते हुए लेकर के आते हैं। सेंटा क्लॉज को आपने देखा होगा, वो आते हैं तो उनकी गाड़ी को कौन खींचता है? रेनडियर। कौन खींचता है? रेनडियर। अगर आप देखो तो ये है रेनडियर, और इस तरीके से गाड़ी होगी, आप इसमें बैठोगे तो ये क्या होता है, ये उसको लेकर के खींचते हैं। तो सेंटा क्लॉज इसी तरह की गाड़ी से आते थे। तो इसको कहते हैं स्लेज, जिसको कौन खींचता है? रेनडियर। एस्किमोज का जो मेन फूड है, ये जो इनका मुख्य भोजन है वो है मछली, और वो एक तरीके का हथियार यूज करते हैं मछली पकड़ने के लिए। इसको कहते हैं हार्पून। क्या कहते हैं इसको? हार्पून। इंग्लिश में लिखा जाता है, हिंदी में हार्पून भी कहीं कहीं पे लिख जाएगा। ये हड्डियों से बना हुआ एक भाला होता है। इस भाले की नोक पर इस तरीके से, ये भाले की नोक होती है और इस तरीके से भाला हो गया। ये क्या करते हैं, अब आप देख रहे हो, ये मछलियों को पकड़ने के लिए यहाँ पर है। जैसे मछली दिखाई देगी, ये भाला सीधा जाएगा तो अंदर जाने के बाद ये फंस जाएगा और मछलियाँ इसमें फंस जाएंगी और फिर इसी से इसको बाहर खींच लेंगे। ये जो एस्किमो लोग हैं, ये लोग मुख्य रूप से सील मछली का शिकार करते थे। किसका शिकार करते हैं? ये लोग सील मछली है उसी का ये लोग शिकार करते हैं। अब बात करते हैं कि वेस्ट यूरोपियन क्लाइमेट की। तो वेस्ट यूरोपियन क्लाइमेट आपका कहाँ पाया जाता है? तो इसकी अगर हम बात करें तो ये साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ कनाडा, ये कनाडा आपका हो गया साउथ वेस्ट, ये वाले रीजन में जो क्लाइमेट पाया जाता है उसको कहते हैं वेस्ट यूरोपियन क्लाइमेट। इसके बाद आपका आता है कौन सा? टैगा क्लाइमेटिक रीजन। तो टैगा क्लाइमेटिक रीजन कहाँ पर पाया जाता है? तो ये इनर कॉन्टिनेंटल रीजन ऑफ कनाडा। कहाँ पर पाया जाता है? कनाडा के इनर कॉन्टिनेंटल रीजन में। यहाँ पर कोनिफेरस वेजिटेशन पाई जाती है। सब आर्कटिक रीजन को ही क्या कहते हैं? टैगा रीजन कहते हैं। यहाँ पर क्या होती है? यहाँ पर विंटर लॉन्ग और हार्श होता है, मतलब इस पूरे एरिया में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है। और यहाँ पर जो समर सीजन होता है, ये गर्मियों का जो मौसम होता है वो शॉर्ट एंड प्लीजेंट होता है, यानी कि छोटा और आरामदायक या आनंददायक होता है। तो हमने आपको बताया था कि कोनिफेरस जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर जो लकड़ियाँ पाई जाती हैं वो सॉफ्ट होती हैं और इकोनॉमिकल होती हैं। तो यही वजह है कि यहाँ पर पेपर और फर्नीचर इंडस्ट्री यहाँ कनाडा में डेवलप की गई है, क्योंकि यहाँ पर कोनिफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, लकड़ियाँ यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो उसकी वजह से जब कच्चा माल उपलब्ध है तो उसकी वजह से वहाँ पर इंडस्ट्री डेवलप हो गई। किसकी? पेपर और फर्नीचर इंडस्ट्री। इसके बाद आपका आता है स्टेपी टाइप क्लाइमेट। कौन सा? स्टेपी टाइप क्लाइमेट। अब स्टेपी टाइप क्लाइमेट का मतलब ये हो गया कि अ ड्राई ग्रॉस प्लेन, मतलब एक घास का मैदान, सूखा घास का मैदान। कहाँ पर? टेम्परेट क्लाइमेट्स में, जो ट्रॉपिक्स एंड पोलर रीजन्स के बीच में आता है। तो ये आपका पोलर रीजन हो गया, नीचे आपका ट्रॉपिक रीजन हो गया। इनके बीच में जो आपका आता है कौन सा? सूखा घास का मैदानी क्षेत्र, उसी को क्या कहते हैं? स्टेपी टाइप क्लाइमेट।
तो ये स्टेपी टाइप क्लाइमेट कनाडा और यूएसए दोनों में एक्सटेंड है, इसका फैलाव इन दोनों क्षेत्रों में है। जो स्टेपीज होते हैं ये सेमी एरिड रीजन होता है। सेमी एरिड का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो रेनफॉल है वो 25 से 50 सेंटीमीटर बारिश ही पूरे साल में पाती है। इस क्षेत्र का जो वेजिटेशन है वो क्या है, टेम्परेट ग्रासलैंड है। और इसको क्या कहते हैं, जो ये टेम्परेट ग्रासलैंड है इसको क्या कहते हैं, प्रेरीज कहते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान करो कि नॉर्थ अमेरिका में टेम्परेट ग्रासलैंड को क्या कहते हैं, प्रेरीज कहते हैं। इसी क्षेत्र में आपका क्या पाया जाता है, गेहूं की पैदावार होती है। गेहूं भी क्या है, एक टेम्परेट ग्रासलैंड है। ठीक, तो टेम्परेट ग्रासलैंड नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी कहा जाता है। साउथ अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है, कौन कौन सी जगह पर, उसको ध्यान रखिए। ऑस्ट्रेलिया में उसको किस नाम से जानते हैं, उसको ध्यान रखिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक एक करके रिवाइज करते रहिए। इसके बाद आपका आता है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में हमने क्या बोला है, पूरे साल बारिश होगी थोड़ी थोड़ी, वहाँ पर सिट्रस फ्रूट्स पाए जाएंगे और वहाँ पर क्या होगी, वाइन इंडस्ट्री डेवलप होगी। तो बिल्कुल वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि ये कैलिफोर्निया, जो यूएसए का जो ये कैलिफोर्निया वाला रीजन है, यहाँ पर ये पाया जाता है। और अगर आपको ध्यान हो, पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो हमने आपको बताया था सैक्रामेंटो एंड सैन जोआकिन, जो यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को बे में जा करके मिलते हैं, इस पूरे रीजन में क्या है आपका मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, यानी कि यहाँ पर वाइन इंडस्ट्रीज डेवलप है। तो वाइन इंडस्ट्री कहाँ डेवलप होगी, जहाँ पर सिट्रस फ्रूट होगा। सिट्रस फ्रूट कहाँ होगा, जहाँ पर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होगा। इसके बाद अब आपका नेक्स्ट आता है कौन सा, ये है आपका डेजर्ट क्लाइमेट। डेजर्ट क्लाइमेट क्या होगा, यहाँ पर पेड़ों में क्या होंगी, पत्तियों की जगह कांटे होंगे, थॉर्नी होंगी। ठीक है, और यहाँ पर एनुअल रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम होगा। तो ये पाया जाता है साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ यूएसए में मोस्टली। अगर हम इसकी बात करें तो ये पाया जाता है कहाँ पर, एरिजोना में। और ये थोड़ा बहुत एक्सटेंडेड कहाँ पर है, ये है कैलिफोर्निया में। अगर मैं इसको मैप पर आपको दिखाऊं तो ये रहा आपका रीजन, ये। ठीक है, यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, ये मोजेब डेजर्ट जो एरिजोना और कैलिफोर्निया दोनों में फैला हुआ है। और यहीं पर, यहाँ पर जब आप मैक्सिको में देखोगे तो यहाँ पर आपका ये है सोनोरन डेजर्ट। ये सियरा नेवादा के वेस्ट में, जो आपका सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल के वेस्ट में आपका है, ये है सोनोरन डेजर्ट। ये किस रीजन में पाया जा रहा है, ये है मैक्सिकन। इसके बाद आपका अगला आता है जिसको आप कहते हो क्या, कि डेजर्ट क्लाइमेट हो गया। अब आता है आपका मानसून क्लाइमेट। तो ये जो आपका मानसून क्लाइमेट है, अब ये मानसून क्लाइमेट ये आपका एक्सटेंडेड है कहाँ पर, मैक्सिको और जो ये कैरेबियन आइलैंड्स हैं, इस रीजन में आपका पाया जाता है कौन सा, ये मानसून क्लाइमेट। अब इसके बाद आपका आता है कौन सा, चाइना टाइप क्लाइमेट। तो चाइना टाइप क्लाइमेट क्या है और कहाँ पर पाया जाएगा, तो मोस्टली ये आपको कोस्टल रीजन ऑफ मैक्सिको में मिलता है और साथ ही साथ साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, यानी इस रीजन में। ठीक है, तो ये जो रीजन में जो क्लाइमेट आपको पाया जाता है उसको कहते हैं चाइना टाइप क्लाइमेट। इसी को क्या कहते हैं, ह्यूमिड सब ट्रॉपिक्स। सब ट्रॉपिक्स का मतलब क्या है, ट्रॉपिक्स के आसपास का जो एरिया है, जैसे ये आपका जा रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये आपकी मकर रेखा है, तो मकर रेखा के पास का जो क्षेत्र है वहाँ पर जो ह्यूमिड क्लाइमेटिक जोन होता है उसी को क्या कहते हैं, ह्यूमिड सब ट्रॉपिक्स क्लाइमेट, या उसी को कहते हैं चाइना टाइप क्लाइमेट। मतलब जैसा क्लाइमेट चाइना में है वैसा ही जहाँ पे पाया जाएगा उसको कह दिया गया चाइना टाइप क्लाइमेट, या फिर इसी को आप टेम्परेट मानसून क्लाइमेट भी कह सकते हो। ये पूरे साल, ये रीजन क्या होगा, पूरे साल ट्रेड विंड से क्या होगा, प्रभावित रहेगा। ये क्षेत्र क्या होगा, गर्म होगा, ह्यूमिड होगा यानी मॉइस्ट होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, ठंडियों में ठंडा भी होगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स गर्मियों में इस रीजन में आते हैं, उसको कहते हैं हरिकेन। क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो आते हैं गर्मी, उसको कहते हैं हरिकेन। तो जो आप सुनते हो हरिकेन क्या है, तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो कहाँ पर आता है, इस वाले एरिया में, कहाँ पर, नॉर्थ अमेरिका में। और फिर अब इसके बाद आपका आता है लास्ट, दैट इज लॉरेंशियन टाइप क्लाइमेट। ये कहाँ पर पाया जाता है, तो जो लॉरेंशियन क्लाइमेट है ये एक क्लाइमेट है जो अफेक्टेड है किससे, ओशन के द्वारा। कहाँ पर, टेम्परेट रीजन में। तो जो आपका टेम्परेट रीजन है, यहाँ पर जो ओशन से अफेक्टेड जो रीजन होगा, जो क्लाइमेट होगा, उसको कहते हैं लॉरेंशियन टाइप क्लाइमेट। और इस क्लाइमेट को हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वेजिटेशन पाया जाता है वो क्या होता है, मिक्स्ड फॉरेस्ट पाया जाता है यहाँ पर। ये 100 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड यानी कि 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर को यूएस में क्या कहते हैं, इकोनॉमिकली डिवाइडिंग लाइन कहते हैं। क्यों इसको ऐसा कहते हैं, क्योंकि ये जो है इस लाइन के वेस्ट में आप देखोगे तो माउंटेन्स होगा, इसके ईस्ट में अगर आप देखोगे तो क्या है, ये प्लेन रीजन है। तो ये माउंटेनियस रीजन और प्लेन रीजन को कहाँ पर, स्पेशली इन यूएसए, उनको डिवाइड करता है। इसलिए यूएसए में 100 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड को क्या कहते हैं, इकोनॉमिकली डिवाइडिंग लाइन कहते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, स्पेशली इन कनाडा, एग्रीकल्चर्स इन कनाडा एंड एग्रीकल्चर्स इन यूएसए।
तब तक आप देखते रहिए वीडियोस बाय डीआरएस मैथ्स एंड डीआरएस टॉपर्स लाइव। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करिए। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अपना ध्यान रखिए, घर वालों का ध्यान रखिए और अपनी तैयारी करते रहिए और सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।